स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक जनरल केमिकल रिएक्शन लिखते हैं। मान लो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं तो उससे बनता है प्रोडक्ट। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब रिएक्टेंट्स ऐड होते हैं तो उससे प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है। कोलिजन थ्योरी कहती है कि जो भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हम लोग ऐड कर रहे हैं उस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को हम लोग स्फीयर की फॉर्म में इंडिकेट करते हैं। इट मीन्स कोलिजन थ्योरी कहती थी द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर एज्यूम्ड टू बी द हार्ड स्फीयर्स। और कोलिजन थ्योरी साथ में ये कहती थी कि जब ये हार्ड स्फीयर्स या रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करते हैं या आपस में टकराते हैं तो उससे हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। अब ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं या आपस में टकरा रहे हैं, पर सेकंड कितने कोलिजन्स हो रही हैं वो बताती है हमें कोलिजन फ्रीक्वेंसी। मींस जब भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे तो हर सेकंड में कितनी कोलिजन होती है वो बताती है हमें कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो कोलिजन थ्योरी ये कहती थी कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है वो आपस में स्ट्राइक करते हैं या आपस में कोलाइड करते हैं और उससे हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। अब इन्होंने एक जनरल रिएक्शन ले ली दैट ए एंड बी रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट। इसी जनरल रिएक्शन के ऊपर उन्होंने रेट ऑफ रिएक्शन दिया दैट रेट इज इक्वल टू जेड इंटू ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। इसमें रेट हो गया रेट ऑफ रिएक्शन, जेड हो गई कोलिजन फ्रीक्वेंसी कि कितनी नंबर ऑफ कोलिजन्स होती हैं पर सेकंड वो बताती है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ये हो गया एक्टिवेशन एनर्जी, आर हो गया गैस कांस्टेंट एंड टी हो गया टेम्परेचर। तो ये जो पूरा फॉर्मूला है ई पावर माइनस ई अपॉन आर टी दैट रिप्रेजेंट्स द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर? तो इस कोलिजन थ्योरी में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है दैट वाई ऑल कोलिजन्स डू नॉट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। जब भी हम दो मॉलिक्यूल्स को या दो रिएक्टेंट्स को आपस में कोलाइड करते हैं तो उनकी कोलिजन पे क्या हर बार प्रोडक्ट बनेगा? मींस जब भी दो मॉलिक्यूल्स आपस में स्ट्राइक करेंगे या कोलाइड करेंगे तो क्या ये ज़रूरी है कि प्रोडक्ट बने या ना बने? तो इसी क्वेश्चन का आंसर हमें कोलिजन थ्योरी ने दिया था। उसने कहा था सिर्फ वही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे जिनके अंदर सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी हो। सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी का मतलब है दे शुड हैव अ मिनिमम काइनेटिक एनर्जी विच इज़ नोन एज अ थ्रेशोल्ड एनर्जी। मतलब जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं उनके बीच में सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी हो ताकि वो आपस में कोलाइड करें। और दूसरी चीज़ जो कोलिजन हो रही है उसमें प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए। मींस जो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से कोलाइड करें ताकि उससे प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो। इट मींस जब भी कोलिजन होती है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की तो सिर्फ उसी केस में प्रोडक्ट बनते हैं अगर जो मॉलिक्यूल कंबाइन कर रहे हैं उनके बीच में सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी हो और दूसरी चीज़ वो प्रॉपरली कंबाइन करें या प्रॉपरली कोलाइड करें तो उससे हमारे पास प्रोडक्ट बनते हैं। इट मीन्स दीज टू कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर? अब मैं इसमें एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मेरे पास मिथाइल ब्रोमाइड है, उसको मैं रिएक्ट करवाऊँगा हाइड्रोक्साइड के साथ। जब ये दोनों कोलाइड करेंगे तो दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि ये जो हाइड्रोक्साइड है ये ब्रोमाइड के साथ ज्वाइन करेगा। जब ये हाइड्रोक्साइड ब्रोमाइड के साथ ज्वाइन करेगा तो क्योंकि यहाँ पे इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन हो रही है तो यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन इसलिए हो रही है क्योंकि ये हाइड्रोक्साइड कार्बन के साथ ज्वाइन करना चाहिए था बट ये ब्रोमीन के साथ ज्वाइन कर रहा है तो यहाँ पे इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन हो रही है। सो देयर इज़ ए फॉर्मेशन ऑफ नो प्रोडक्ट। बट अगर ये हाइड्रोक्साइड कार्बन के साथ कंबाइन करता है तो यहाँ पे एक इंटरमीडिएट स्टेट बनती है। बेसिकली आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है बट यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 5 है तो इस स्टेट को हम कहते हैं इंटरमीडिएट स्टेट। ये इंटरमीडिएट स्टेट होती है अनस्टेबल
तो अनस्टेबल से स्टेबल होने के लिए ये फटाफट प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर देता है। तो यहाँ से ब्रोमीन बाहर आ जाएगा एंड देयर इज़ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर? इट मीन्स जब भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करेंगे या कोलाइड करेंगे तो उनके बीच में सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, प्लस उनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए, तभी वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे। अब इसी चीज़ को लेके कोलिजन थ्योरी ने एक और फॉर्मूला दिया था। पहले फॉर्मूला था रेट इज़ इक्वल टू जेड ई रेस्ट टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। फिर फॉर्मूला आया रेट इज़ इक्वल टू पी जेड ई रेस्ट टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। दिस पी इज़ नोन एज अ प्रोबेबिलिटी फैक्टर और स्टेरिक फैक्टर। दिस जेड इज़ द कोलिजन फ्रीक्वेंसी, दिस ई ए इज़ द एक्टिवेशन एनर्जी, R is the gas constant and T is the temperature। तो इस कोलिजन थ्योरी की एक लिमिटेशन थी। उसकी मेजर लिमिटेशन ये थी कि उसने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को एक स्फीयर की फॉर्म में इंडिकेट किया था। उसने कहा था रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर एज्यूम्ड टू बी द हार्ड स्फीयर्स। बट हमें इतना पता है कि कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर होता है, तो उसने उनको स्ट्रक्चर फॉर्म में नहीं लिया, उसने सिर्फ ये एज्यूम किया कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर हार्ड स्फीयर्स। तो यही उसकी लिमिटेशन आ गई। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज टाइम डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। अब आपको इतना पता है कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे उससे रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ करेगा। मीन्स इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर द रेट ऑफ द रिएक्शन आल्सो इंक्रीजेस। और ये चीज़ पहले भी मैंने इंडिकेट की थी कि अगर हम लोग 10 डिग्री टेम्परेचर राइज़ करते हैं तो उससे रेट कांस्टेंट डबल हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मेरे पास है N2O5, मैं N2O5 की डीकम्पोजिशन करता हूँ। सबसे पहले मैंने की 50 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसमें टाइम लगा 25 मिनट्स। अब मैंने इसकी डीकम्पोजिशन की 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो मुझे लग गए 5 आवर्स। जब मैंने इसकी डीकम्पोजिशन की 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो मुझे लग गए 10 दिन। इट मीन्स पहले टेम्परेचर जब 0 डिग्री सेल्सियस था तो मुझे 10 दिन लग गए N2O5 की डीकम्पोजिशन करते हुए। जब जब टेम्परेचर मैंने इंक्रीज़ किया तो टाइम पीरियड कम हो गया, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो गई। और जब टेम्परेचर और ज़्यादा इंक्रीज़ किया तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो और ज़्यादा फास्ट हो गई। इट मीन्स जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट डबल होती जाएगी। तो इसी चीज़ को अरहाइनस साइंटिस्ट ने एक इक्वेशन फॉर्म में लिखा। उसने एक इक्वेशन बनाई दैट K इज़ इक्वल टू A ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। इसमें K था रेट कांस्टेंट, A था अरहाइनस फैक्टर, या इसको हम नाम देते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर। A इज़ द अरहाइनस फैक्टर और फ्रीक्वेंसी फैक्टर और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। इसमें E है एक्टिवेशन एनर्जी, R है गैस कांस्टेंट और T है टेम्परेचर। अब उसने आगे एक एग्जांपल ली। उसने हाइड्रोजन और आयोडीन को कंबाइन किया तो बन गया हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, आयोडीन का मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। जब दोनों को कंबाइन किया तो हमारे पास एक इंटरमीडिएट स्टेट बन गई। आपको पता है कि ये जो इंटरमीडिएट स्टेट है ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है और उसके बाद ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन बना देती है। तो जो इंटरमीडिएट स्टेट होती है उसको हम एक और नाम देते हैं, दैट इज़ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए जो एनर्जी हम लोग यूज़ करते हैं उसको हम नाम देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करेंगे तो उससे एक इंटरमीडिएट बनता है। इस इंटरमीडिएट को हम नाम देते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए हम जो एनर्जी यूज़ करते हैं उसको हम नाम देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी।
It means activation energy is that energy which is used for the formation of activated complex. अब इसी रिएक्शन को लेके एक ग्राफ बना था। ये ग्राफ बना था पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट में। सबसे पहले हमने रिएक्टेंट लिया। रिएक्टेंट जब रिएक्टेंट्स कंज्यूम हुए या रिएक्टेंट कोलाइड हुए तो उसके बाद प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टार्ट हुई। ठीक है, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जो कि एक इंटरमीडिएट है। और उसके बाद हमारी प्रोडक्ट फॉर्मेशन बढ़ती जाएगी। तो ये ग्राफ हमें ये बताता है कि स्टार्टिंग में रिएक्टेंट जो ज़्यादा थे, जैसे जैसे रिएक्टेंट कंज्यूम हुए तो प्रोडक्ट बनने स्टार्ट हो गए। तो सबसे पहले बना इंटरमीडिएट। इस इंटरमीडिएट को हम कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हम जो एनर्जी यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको हम EA से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद फॉर्मेशन हुई प्रोडक्ट की। क्लियर? अब साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट चाहते थे कि हम लोग मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर नोट करें। तो एक मॉलिक्यूल का बिहेवियर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट था, दो मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर नोट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट था। तो साइंटिस्ट बोल्ट्जमैन और मैक्सवेल ने क्या किया, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स लिए, उन्होंने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए और उसके बेसिस पे उन्होंने अपनी थ्योरी बताई। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक ग्राफ बनाया, दैट इज़ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस काइनेटिक एनर्जी। और ये ग्राफ इस तरीके से था। ये ग्राफ हमें बताता है कि स्टार्टिंग में रिएक्टेंट्स जो हैं वो आपस में कोलाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद कोलाइड करने के बाद उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है और प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो पीक है इस ग्राफ की, इसको हम नाम देते हैं मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी का मतलब है यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स काफ़ी ज़्यादा है जिनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। तो इसको हम नाम देते हैं मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, जिसमें फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। तो इसी ग्राफ से उन्होंने ये ग्राफ बनाया। सबसे पहले उन्होंने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये ग्राफ प्लॉट किया। उस टेम्परेचर को नाम दे दिया T। फिर उन्होंने क्या किया, ये जो टेम्परेचर लिया था उससे 10 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा लिया। जैसे मान लो ये 293 केल्विन टेम्परेचर है, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो 303 केल्विन होगा। तो जब उन्होंने 10 डिग्री टेम्परेचर राइज़ किया तो कर्व इस तरीके से बनी। जो फर्स्ट कर्व है उसमें आप देखो ब्रॉडन वो कम ब्रॉड है और सेकंड कर्व जो है वो ज़्यादा ब्रॉड है। इट मीन्स जितना ज़्यादा टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करेंगे उससे जो कर्व है वो ज़्यादा ब्रॉड होगी। इट मीन्स कि उसमें फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा आएगी और उसके कारण रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज़ करेगा या रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ करेगी। तो यहाँ पे एक हिंट दी हुई है, उन्होंने कहा है कि जितनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी उतना ही फास्टर रिएक्शन होगी। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक्टिवेशन एनर्जी है, यहाँ इतनी एक्टिवेशन एनर्जी यूज़ हो रही है, और यहाँ पे अगर हम वैल्यू देखें तो इतनी का एक्टिवेशन एनर्जी यूज़ हो रही है। तो दोनों में से कम एक्टिवेशन एनर्जी हुई इसकी। जितनी कम एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतने ही रिएक्शन फास्ट होगी। क्लियर? अब अर्हाइनस ने क्या किया, जो इक्वेशन उसने पीछे बनाई थी, ये जो इक्वेशन उसने पीछे बनाई थी इसको उसने ड्राइव किया। उसने इक्वेशन ली दैट k इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस ई अपॉन आर टी। उसने दोनों साइड पे लॉग लिया, ये बन गया log k इज इक्वल टू log a माइनस ई अपॉन आर टी। अब ये यहाँ पे जब दोनों साइड पे उसने तो ये बन गया, यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा log m इंटू एन का, दैट इज़ log m प्लस log n।
ये बन जाएगा log A प्लस log e रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा log m रेज टू पावर n का, तो ये बन जाएगा log A माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो ये हम लोगों ने वैल्यू ली यहाँ से। अब जब हमारे पास टेम्परेचर अलग था, अलग टेम्परेचर पे जो रेट कांस्टेंट है वो भी अलग होगा, दैट इज़ K1। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हमने इस इक्वेशन में पुट किया। ये बन गया log K1 इज़ इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर टी वन प्लस log A। दिस इज़ नंबर 1। सेकेंड में उसने लिया log K2 इज़ इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर टी टू प्लस log A। इसको सेकेंड इक्वेशन पुट किया। उसने फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड से सब्ट्रैक्ट किया। ये बन गया log K2 माइनस log K1 इज़ इक्वल टू, जब इसको इससे सब्ट्रैक्ट किया तो log A से log A कट गया। ये बन गया ई ए अपॉन आर टी वन माइनस ई ए अपॉन आर टी टू। इसमें ई ए अपॉन आर कॉमन आ गया, ये बन गया 1/T1 माइनस 1/T2। अब यहाँ पे जो log है उसको नेचुरल log में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2.303 के साथ। तो यहाँ पे आ जाएगा 2.303 log K2 अपॉन K1 इज़ इक्वल टू ई ए अपॉन आर। इसका एलसीएम ले लेंगे, ये बन जाएगा T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। ये 2.303 हम नीचे ले गए और हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया दैट log K2 ओवर K1 इज़ इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 आर T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। क्लियर? तो अरहाइनस ने क्या किया, एक ग्राफ बनाया। दिस ग्राफ इज़ प्लॉटेड बिटवीन log K वर्सेस 1/T। इस इक्वेशन से उसने ग्राफ बनाया log K वर्सेस 1/T, और इसमें जो स्लोप है दैट इज़ माइनस ई ए अपॉन आर। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। अब आपको इतना पता है कि कैटलिस्ट का मेन फंक्शन क्या होता है। कैटलिस्ट का मेन फंक्शन होता है कि वो रिएक्शन की स्पीड को फास्ट करता है, चाहे वो उस रिएक्शन में कंज्यूम नहीं हो रहा, बट वो रिएक्शन की स्पीड को फास्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर हम किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट ऐड कर देते हैं तो उससे क्या असर होगा वो हमने देखना है। तो जैसे ये जो मैंने स्ट्रेट लाइन में ग्राफ बनाया हुआ है, दैट ग्राफ इज़ विदाउट कैटलिस्ट, और जो डॉटेड लाइन से बनाया है दैट इज़ विद कैटलिस्ट। तो जो विदाउट कैटलिस्ट हमारा ग्राफ है वो तो सिंपली आएगा जो हमने पीछे बनाया था, और जो विद कैटलिस्ट ग्राफ है वो थोड़ा सा नीचे आएगा, उसमें जो पीक है वो थोड़ा सा नीचे बनेगी। ठीक है? अब इसमें हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी नोट करेंगे। दिस इज़ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ विदाउट कैटलिस्ट, दिस इज़ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ विद कैटलिस्ट। अब जो अगर हम लोग कैटलिस्ट की बात करें, अगर हम लोग कैटलिस्ट ऐड करते हैं किसी रिएक्शन में तो हमें पता है कि उससे एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज़ कर जाएगी, और अगर एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज़ करेगी तो रिएक्शन जो है वो फास्ट होगी। इट मीन्स इफ़ वी ऐड कैटलिस्ट टू द रिएक्शन इट रिड्यूसेस द एक्टिवेशन एनर्जी एंड देयरफॉर द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी फास्ट। क्लियर है बेटा यहाँ तक?